जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला टॉपिक है हमारे पास, सेकंड लास्ट टॉपिक है 2.7 प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अच्छा, टॉपिक है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। किसे बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होते हैं? आपने इससे पहले पढ़ा था टॉपिक 2.6 में प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग में आपने मेन चीज़ें देखी थी यार, ये स्टेप्स हैं, इस तरह मैंने प्रॉब्लम को सोचना है, इस तरह मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स क्या हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग के। प्रिंसिपल कहते हैं असूलों को। यानी अगर आपने प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है कंप्यूटेशनल थिंकिंग पे, कि जो प्रॉपर्टीज़ आपने देखी है, डिकम्पोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन, पैटर्न रिकॉग्निशन, एल्गोरिथम डिज़ाइन, अब इन तमाम चीज़ों के लिए भी एक चीज़ चाहिए होती है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। वो चीज़ें कौन सी हैं उसको हम देखेंगे। वो एक ही चीज़ है, वो क्या है? लॉजिकल थिंकिंग। ये है लॉजिकल थिंकिंग, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं किसे। प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग आर दी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। मैंने बता दिया, ये बुनियाद है, बेसिक असूल है कि जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, लॉजिकली थिंक करते हैं। एक प्रॉब्लम, पार्टिकुलर प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लॉजिकली थिंक करते हैं एक प्रॉब्लम को, पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इन्हें हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग के। यानी मेन चीज़ क्या है? लॉजिकली थिंक करना है। ठीक है, डिसीजन लेके आपने एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं लॉजिकल थिंकिंग। पहला प्रिंसिपल इसका है लॉजिकल थिंकिंग। अब लॉजिकल थिंकिंग दो प्रिंसिपल्स है, लॉजिकल थिंकिंग है फिर एल्गोरिथमिक थिंकिंग है, उसकी बात करेंगे। तो पहला है आपके पास लॉजिकल थिंकिंग। ज़ाहिर है लॉजिकल थिंकिंग होगी तो आप एल्गोरिथमिक थिंकिंग कर सकते हैं। लॉजिकल थिंकिंग कहते किसे हैं? लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं किसी भी एक पार्टिकुलर सिचुएशन यानी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को लॉजिकली लेके चलना, लॉजिकली एनालाइज करना उस चीज़ को, लॉजिकली वे में उसको हैंडल करना एक प्रॉब्लम को, थ्रू रीज़न एंड फैक्ट, थ्रू रीज़न एंड फैक्ट। इस चीज़ को हम लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको अगर एक मैथ की प्रॉब्लम दी जाए, आपने क्या करना है, इस एक एक्सप्रेशन है, आपको कहा गया इसको फैक्टराइज करो। आप क्या करते हैं, पहले देखते हैं यार ये कौन सी एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, वेरिएबल्स देखेंगे, नंबर्स देखेंगे, आप फिर सोचेंगे ये कौन सी फॉर्म है, इसको किस तरह फैक्टराइज किया जाएगा, कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा। ये वो आपने क्या किया, लॉजिकली थिंक किया। तो आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉजिकली थिंक किया, फिर आपने स्टेप्स लिखे हैं किस तरह सॉल्व करूँगा, क्या फार्मूला लगाऊंगा, फिर आपने क्या किया, इस एंड पे रिजल्ट निकाल दिया। तो ये आपने लॉजिकली थिंक किया। आपके रीज़न थी इसको, आपसे अगर पूछा जाए किस तरह सॉल्व किया जाए, किया आपने इस प्रॉब्लम को, आपके पास क्या है, रीज़न है। तो वही चीज़ है इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग रेफर्स टू दी हैंडलिंग और एनालाइजिंग। एनालाइजिंग कहते हैं तज्जिए करने को, इन डेप्थ एनालिसिस करना, किसी चीज़ का तज्जिया करना। पार्टिकुलर सिचुएशन थ्रू अ रीज़न एंड फैक्ट। तो ये नहीं, रीज़न होता है, फैक्ट होता है आपके पास एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज़ मैंने लिखी है, लॉजिकल थिंकिंग फंडामेंटल एस्पेक्ट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग का। अगर आप एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम को, तो ज़ाहिर है आपके पास लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए आपके पास। आपको ये पता होना चाहिए यार, इसको प्रॉब्लम को मैंने जो है कैसे सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम क्या है, ये कैसे सॉल्व होगी, आपको एनालाइज करना आना चाहिए, ये है तो क्यों है। तो जो रीज़न है ना, वो आपके पास होनी चाहिए, तो रीज़न की तरफ जाना चाहिए। तो ये लॉजिकल थिंकर जो होते हैं ना, हमेशा वो कहते हैं यार ये क्यों है, अगर कोड लिखा है ये क्यों है, इसका इससे होता क्या है, क्या रिज़ल्ट आएगा इसका, तो वो इन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने घर आए हैं, आप अपने घर आए हैं, आप देखते हैं यार मेरे सैन में पानी है, मेरे सैन में पानी आ गया। तो आप सोचेंगे, पहला सवाल आपके दिमाग में यही आएगा, ये क्यों आया है यार पानी, ये कैसे आया। हो सकता है बारिश की वजह से आया हो सकता है घर पे किसी ने धोया हो, फर्श धोई हो किसी ने। तो मल्टीपल रीजंस हो जाती हैं, यानी आप कंक्लूजन ड्रा करते हैं, आप अंदाजे लगाते हैं। तो आपने क्या किया, एनालिसिस किया। तो इसमें से कोई भी एक ठीक हो सकता है। व्हेन यू एंटर योर होम एंड सी वाटर इज़ ऑन द ग्राउंड एंड एनालाइज, आप तज्जिया करते हैं यानी एनालिसिस करते हैं। व्हाट हैपेंड एंड ड्रा कंक्लूजन्स, आप प्रिडिक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, कंक्लूजन ड्रा करते हैं। हो सकता है ग्राउंड पे पानी जो है बारिश की वजह से आया हो, किसी ने पानी गिरा दिया हो, सफाई की हो, तो मुख्तलिफ रीजन्स की वजह से हो सकता है। तो ये रीजन्स थी। ठीक है, इसे कहते हैं हम लॉजिकल थिंकिंग। ठीक हो गया। व्हेन लॉजिकल थिंकिंग अगर आपके पास आ जाती है, फिर आप क्या करते हैं नेक्स्ट, जो है आपके पास एल्गोरिथमिक थिंकिंग है।
एल्गोरिथम में आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब मैं बोल तो रहा हूँ यार स्टेप बाय स्टेप मेथड है, स्टेप बाय स्टेप मेथड है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अरे भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप तो मेथड है, लेकिन इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप किस तरह सॉल्व करना है, ये मैं स्टेप्स किस तरह लिखूँगा, मुझे किस तरह पता चल जाएगा यार ये स्टेप लेना है, ये स्टेप लेना है। तो ये आपको पता चलेगा जब आपके पास लॉजिकल थिंकिंग होगी। तो यानी कि जो आप स्टेप्स लिखना चाह रहे हैं वो आपने अगर लिखने हैं तो कैसे लिखने हैं, आपने एल्गोरिथमिक थिंकिंग होनी चाहिए। एल्गोरिथमिक डिज़ाइन अलग चीज़ है, एल्गोरिथमिक थिंकिंग अलग चीज़ है। एल्गोरिथमिक अगर आपने डिज़ाइन करना है तो आपको एल्गोरिथमिक थिंकिंग होनी चाहिए। तो आपने जो स्टेप्स लिखे हैं वो क्यों लिखे हैं, कैसे लिखेंगे, आप सोचेंगे, प्रॉब्लम से निकालेंगे। तो यानी आपको पता है कि स्टेप्स जो मैंने लिखे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो क्यों लिखे हैं। तो याद रखना एल्गोरिथम डिज़ाइन तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके पीछे एल्गोरिथमिक थिंकिंग ना हो। एक डेवलपर को जब तक पता ही नहीं है ये स्टेप्स मैंने क्यों लिखे हैं तब तक वो नहीं कर पाएगा, ज़ाहिर है। तो जो लिख पा रहा है एल्गोरिथम उसे उसको उसके स्टेप्स पता है। तो यही चीज़ मैंने लिखी है कि एल्गोरिथमिक थिंकिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द स्टेप्स। पहली चीज़ है आइडेंटिफाई करना, यानी कि आपके पास इनपुट आ गई है, अब आपने आइडेंटिफाई करना है यार मैं क्या लगाऊंगा, कौन सा मेथड लगाऊंगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा इन स्टेप्स को। टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन अ लॉजिकल एंड एफिशिएंट मैनर, लॉजिकल मैनर में और एक एफिशिएंट मैनर में लेके चलना है इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो इस तरह ये सॉल्व होगा। लॉजिकल का मतलब है आपको पता है रीज़न की बेस पे, एफिशिएंट कहते हैं आसानी से, यानी कम टाइम में ये प्रॉब्लम क्या हो जाए, इजीली सॉल्व हो जाए, स्पीड स्पीड में सॉल्व हो जाए। तो ये आपके पास चीज़ थी, ठीक है, एल्गोरिथमिक थिंकिंग। एग्जांपल देखते हैं। आपके पास एक एग्जांपल है, प्रॉब्लम है, आपने क्या करना है, तीन आपके पास अनइक्वल नंबर है, यानी इक्वल नहीं है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 ये इक्वल नहीं है। आपने क्या करना है, तीन नंबर में से लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तीन में से बड़ा कौन है। तो आप क्या करेंगे, एल्गोरिथमिक थिंकिंग करेंगे पहले, फिर इन स्टेप्स को लिखेंगे। आपने क्या किया, सबसे पहले आईपीओ चार्ट बनाया, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट चार्ट बनाया, ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। इसके बगैर भी काम चल जाएगा, लेकिन आप चूँकि बिगिनर हैं तो हम इस तरह चलेंगे प्रॉब्लम को लेके। आईपीओ चार्ट बनाया हमने, जिसमें क्या किया, तीन नंबर लिए हैं, इनपुट में क्या लिए हैं, तीन नंबर लेंगे। आईपीओ चार्ट में ना आप बेसिक बेसिक चीज़ें लिखते हैं, ठीक है, फिर एल्गोरिथम में डिटेल में लेके चलते हैं। तो तीन नंबर्स लेंगे इनपुट में, प्रोसेसिंग में आप तीन नंबर्स को कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और लार्जेस्ट निकालेंगे, और आउटपुट में आपके पास क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट आ जाएगा नंबर। तो ये आईपीओ चार्ट है। अब एल्गोरिथम देखते हैं इसका। तो ये इसका एल्गोरिथम है। तो पहला स्टेप आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आपने यूँ एल्गोरिथम यूँ लिखा जाता है, स्टेप्स लिखे जाते हैं, स्टेप 1 स्टार्ट। फिर आप क्या करेंगे, तीन नंबर लेंगे, कोई से भी तीन नंबर ले सकते हैं, मैंने 1 2 3 लिया। ए में क्या है, 1 स्टोर है, बी में क्या है, 2 स्टोर है, सी में क्या है, 3 स्टोर है। तो ये तीन नंबर है। स्टेप 3 पे आएंगे, स्टेप 3 में आप चेक करेंगे, इन तीन नंबर में से पहले एक को कंपेयर करेंगे, एक नंबर को कंपेयर करेंगे पहले दूसरे दो नंबर्स के साथ, और चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ अगर ए बड़ा है, चेक इफ़ ए इज़ ग्रेटेस्ट। तो पहले हम चेक करते हैं क्या ए बड़ा है इनमें, तो कंपेयर करेंगे ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से बड़ा हुआ और ए सी से भी बड़ा हुआ तो ज़ाहिर है इनमें बड़ा कौन सा है, ए बड़ा है। अगर ये ना हुआ, अगर ए बड़ा नहीं है तो ज़ाहिर है नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओ। नेक्स्ट स्टेप में हम चेक करेंगे, बी को, बी बड़ा है, कंपेयर करो, अगर बी बड़ा है ए से, बी बड़ा है सी से, तो ज़ाहिर है फिर बी क्या होगा, बड़ा होगा। नहीं तो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओ। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, ज़ाहिर है अगर ए को भी आपने चेक कर लिया, बी को भी चेक कर लिया, तो एंड पे सी रह जाता है। तो ज़ाहिर है अगर ये दो बड़े नहीं हैं तो ये बड़ा होगा सी, तो वहीं लिख दिया, इसको कंपेयर करने की ज़ाहिर है ज़रूरत नहीं है फिर। तो सी क्या है, लार्जेस्ट है। स्टेप 6 में क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो एल्गोरिथम हमेशा स्टार्ट होता है और एंड पे क्या होता है, स्टॉप होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो सिंपल सा एल्गोरिथम था। तो ये मैंने जब लिखा है तो मेरे पास एल्गोरिथम एक थिंकिंग थी, ये मैंने स्टेप्स लिखे हैं, तो क्यों लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, तो ये कैसे आए हैं मेरे पास, लॉजिक रीज़न से आए हैं। तो ज़ाहिर है मुश्तबा जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की, एल्गोरिथम्स लिखेंगे, आपको पता चल जाएगा ये एल्गोरिथम किस तरह लिखा जाता है। और अगर आप लिखने के काबिल हो गए तो इसका मतलब आपके पास एल्गोरिथमिक थिंकिंग है। अगर एल्गोरिथमिक थिंकिंग है
तो इसका मतलब आपके पास लॉजिकल थिंकिंग है। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।